नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 36 से 51। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा, जिसमें संसद, भारत सरकार, राज्य विधानमंडल, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी। 37 नीति निर्देशक तत्व गैर प्रवर्तनीय है, देश के शासन के लिए आधारभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का दायित्व है। सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, चाइना, रसिया, पॉलिटिकल यूएसए। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित हो सके। सामाजिक लोकतंत्र। राज्य आय की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा तथा न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में लगे हुए समूहों के बीच प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगा। आर्थिक लोकतंत्र। सौभाग्य, रूरल अर्बन, भारत नेट, भारतमाला, सागरमाला, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, ये सारी चीज़ों के थ्रू सरकार द्वारा प्रयास। सामाजिक विधायन, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, महिलाएं, अल्पसंख्यक आदि के लिए कल्याणकारी योजनाएं। आर्थिक योजनाएं, रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, स्टार्टअप, स्टैंडअप, मुद्रा सुविधा तक पहुंच। सौभाग्य, भारत नेट, रूरल अर्बन। योजना नीति, कब प्रारंभ, क्यों प्रारंभ, उद्देश्य, जरूरत, विशेषताएं, संवैधानिक प्रावधान, वैधानिक प्रावधान, मंत्रालय, विभाग, कार्यकरण, संरचना, उपलब्धियां, चुनौतियां, कमियां, सुझाव। राज्यों को निर्देश। पुरुष व स्त्री सभी। अनुच्छेद 39 राज्यों को निर्देश। पुरुष व स्त्री सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्ति के अधिकार। आजीविका, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, पशुपालन, कुटीर उद्योग। यहाँ आजीविका का संकट। कृषि और पशुपालन लाभकारी नहीं, प्रचंड बेरोजगारी है। कौशल विकास नहीं, आजीविका के पर्याप्त अवसर नहीं। शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्र में, व्यवसाय में, सेवा क्षेत्र में, निर्माण कार्य में। कौशल युक्त मानव संसाधन की जरूरत। श्रम वहन गहन उद्योगों में गिरावट। लघु और मध्यम उद्योग। रोजगार संकट। शहरों में आर्थिक गतिविधियां। औपचारिक क्षेत्र, अनौपचारिक क्षेत्र। औपचारिक क्षेत्र में सरकार द्वारा विनियमित कर्मचारियों को वैधानिक संरक्षण, बेहतर कार्य की दशाएं, काम की निश्चित अवधि, अवकाश, बीमा योजना, बोनस भत्ते। नई प्रवृत्ति, औपचारिक क्षेत्र का बढ़ता अनौपचारीकरण। अनौपचारिक क्षेत्र, सरकार द्वारा विनियमित नहीं, वैधानिक संरक्षण नहीं, सौदेबाजी क्षमता नहीं, शोषण की संभावना। सरकार द्वारा प्रयास। राष्ट्रीय आजीविका मिशन, मनरेगा, असंगठित क्षेत्रों के लिए बीमा योजना, मुद्रा, स्टार्टअप, स्टैंडअप, स्वयं सहायता समूह। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017। समुदाय की भौतिक संपदा का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार विभाजित हो जो सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन बन सके। संसाधनों का समतामूलक वितरण, सरकार द्वारा प्रयास। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, उज्ज्वला, प्रधानमंत्री जन धन योजना, निःशुल्क वैक्सीन। आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार संचालित हो जिससे संपदा व उत्पादन के साधन का सर्वसाधारण के हित में केंद्रीकरण न हो। 1990 के पहले आर्थिक गतिविधियों पर सार्वजनिक क्षेत्र का नियंत्रण। समस्या, लेकिन आर्थिक समृद्धि और विकासात्मक गतिविधियां सीमित। कारण, नौकरशाही, विशेषज्ञता का अभाव, लाल फीताशाही, भ्रष्टाचार, संसाधनों का केंद्रीकरण। 1990 के बाद आर्थिक उदारीकरण और निजीकरण। समस्या, लेकिन आर्थिक क्षेत्र में एकाधिकारवादी प्रवृत्तियां। संसाधनों का केंद्रीकरण। कारण, क्रोनी पूंजीवाद, राजनेताओं, नौकरशाह और उद्योगपतियों के मध्य गठजोड़। राजनेता और नौकरशाह, क्रोनी सोशलिज्म।
निजी क्षेत्र द्वारा सरकार को अधिक से अधिक सुविधा प्राप्त करने का प्रयास। भूमि अधिग्रहण, आसान श्रम कानून, कर अवकाश, सब्सिडी, वित्तीय प्रोत्साहन। सरकार द्वारा प्रयास। विभिन्न आर्थिक क्षेत्र में विनियामकीय आयोग का गठन, प्रतिस्पर्धा आयोग, ट्राई, ईडा, सेबी। बैंकों में सुधार, कर सुधार, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में संशोधन, भगोड़ा अधिनियम। अनुच्छेद 39 डी, समान कार्य के लिए समान वेतन। रणधीर सिंह वाद में समाजवाद के आदर्श को मूर्त रूप देने के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन को महत्वपूर्ण माना गया। समान कार्य के लिए समान वेतन का आधार अनुच्छेद 14, 16, 39 डी में देखा जा सकता है। समान मजदूरी अधिनियम। अनुच्छेद 39 सी, कामगारों के स्वास्थ्य व सामर्थ्य का एवं बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु व शक्ति के अनुकूल न हो। 39 एफ, बालकों को स्वतंत्र व गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास का अवसर व सुविधा उपलब्ध हो तथा उनकी शोषण व नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। अनुच्छेद 39 ए का 42वां संशोधन अधिनियम। राज्य यह सुनिश्चित करे कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता सभी को प्राप्त हो। न्याय प्रणाली का आदर्श, सभी के लिए न्याय, न्याय आपके द्वार पर, न्याय का विकेंद्रीकरण। बाधाएं, ज्ञान बाधा, विधिक साक्षरता का अभाव, अधिकारों के प्रति जागरूकता नहीं। भौगोलिक बाधा, भौगोलिक रूप से दुर्गम क्षेत्र में रहने वालों की न्याय तक पहुंच नहीं। वित्तीय बाधा, न्याय प्रणाली अत्यंत खर्चीली और जटिल। सोशल बाधा, समाज के दबाव में अधिकारों की मांग न करना, वंचित वर्ग। भाषाई बाधा, न्यायिक कार्यवाहियाँ अंग्रेजी में। तकनीकी बाधा, डिजिटल साक्षरता नहीं, सरकार द्वारा प्रयास। 1987 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का गठन। संरचना, प्रधान संरक्षक भारत के मुख्य न्यायाधीश, कार्यकारी अध्यक्ष एससी के वरिष्ठतम न्यायाधीश। लक्षित समूह, महिलाएं, बच्चे, अनुसूचित जाति जनजातियां, मजदूर, बाढ़ या अन्य आपदा से प्रभावित लोग, जेल में बंद कैदी, भीड़ हिंसा के शिकार, मानव दुर्व्यापार के शिकार। भूमिका, कानूनी साक्षरता व जागरूकता के लिए अभियान, निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना, परामर्श व सुलह केंद्रों की स्थापना को बढ़ावा, लोक अदालतों की गठन को बढ़ावा। देश में मजिस्ट्रेट स्तर के न्यायालयों में एक सरकारी अभियोजक की नियुक्ति। अनुच्छेद 40, राज्य को ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही उन्हें ऐसी शक्तियां और प्राधिकार दिए जाएं जिससे वे स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य कर सकें। संविधान सभा में विवाद, शक्तियों का विकेंद्रीकरण। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ग्राम गणराज्य की धारणा पर बल, आधारभूत स्तर पर लोकतंत्र, लोगों की प्रत्यक्ष भागीदारी, शासन की मूल इकाई गांव, राष्ट्रीय सरकार, राज्य, तालुका, गांव। शक्तियों का केंद्रीकरण, डॉक्टर अंबेडकर, सरदार पटेल। शासन की इकाई गांव नहीं व्यक्ति, क्योंकि गांव में स्थानीयता का तत्व अधिक प्रभावी। जाति, धर्म, राजनीतिक आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शक्ति का केंद्रीकरण। अनुच्छेद 41, राज्य द्वारा अपनी आर्थिक क्षमता के भीतर काम का, शिक्षा का और बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी या निःशक्तता की स्थिति में लोक सहायता का अधिकार दिया जाएगा। काम का अधिकार, संवैधानिक प्रावधान। प्रस्तावना में समाजवादी आदर्श और आर्थिक न्याय के लक्ष्य का उल्लेख। अनुच्छेद 16 के तहत लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 21 के तहत काम का अधिकार, गरिमा में जीवन के लिए आवश्यक है। अनुच्छेद 39 ए डी ई। अनुच्छेद 41 42, काम की न्यायपूर्ण और मानवोचित दशाएं। अनुच्छेद 43, जीवन निर्वाह मजदूरी। अनुच्छेद 43 ए, उद्योगों की प्रबंधन में भागीदारी। आज़ादी के बाद सरकार का दृष्टिकोण, कल्याण आधारित दृष्टिकोण, आवश्यकता और आपूर्ति पर आधारित। गरीबी निवारण उपाय, काम के बदले अनाज। 1990 के बाद दृष्टिकोण में परिवर्तन क्यों? सरकारी क्षेत्र में रोजगार में कमी, निजी क्षेत्र में रोजगार, नागरिकों की आकांक्षाओं में वृद्धि, अधिकार और मांग आधारित दृष्टिकोण,
मनरेगा के तहत काम के अधिकार को वैधानिक गारंटी। अच्छी और उपयुक्त रोजगार, रोजगार के अनुरूप कौशल विकास, कौशल भारत अभियान, अटल इनोवेशन मिशन, कौशल के अनुरूप रोजगार का विकास, उस्ताद हुनर हिमायत, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, स्वयं सहायता समूह, स्वरोजगार को प्रेरित करना, उद्यमशीलता की संस्कृति का विकास, आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, मुद्रा योजना, स्टार्टअप, स्टैंड अप, ओडीओपी, आर्थिक गतिविधियों को प्रेरित कर रोजगार सृजन, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, वस्त्र उद्योग और लेदर उद्योग पर बल। शिक्षा का अधिकार, प्रारंभिक दौर में दृष्टिकोण, मूल बल शिक्षा के प्रसार पर, साक्षरता केंद्रित, क्लासरूम केंद्रित, नामांकन दर में वृद्धि, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, मात्रात्मक पहल, रोजगार परक, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, साक्षर भारत। वर्तमान चुनौती, पहुंच तथा भागीदारी, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के स्तर पर ड्रॉप आउट रेट अधिक, महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समूह, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर प्रश्न, आलोचनात्मक क्षमता का विकास नहीं, विश्लेषणात्मक पक्ष कमजोर, नवाचारिता का अभाव, मूल्य परक शिक्षा पर संकट, आर्थिक मानव, नैतिक मानव, भौतिक सफलता पर बल और नैतिक मानव चरित्र विकास पर बल, अधिक बल नहीं। असर की रिपोर्ट, 5वीं क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थी दूसरी क्लास की पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने में सक्षम नहीं। शैक्षिक असमानता, निजी बनाम सरकारी शिक्षण संस्थान, शिक्षा का बदला बाजारीकरण, खर्चीली शिक्षा, भाषाई असमानता, औपनिवेशिक मानसिकता, अवसंरचनात्मक समस्या, लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42, राज्य काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए तथा प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। कार्य की दशा, समस्या, अवसंरचना, सुविधाएं, सुरक्षा, अवसंरचना में महिला, वृद्ध, दिव्यांग महिला, सॉफ्ट इंफ्रा और वृद्ध दिव्यांग के लिए बाधा मुक्त अवसंरचना, सुविधाएं, कार्य की निर्धारित घंटे, अवकाश, स्वास्थ्य सुविधा, प्रशिक्षण सुविधा, सुरक्षा, महिलाओं के संबंध में विशाखा गाइडलाइंस, कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन हिंसा से संरक्षण, श्रममेव जयते, प्रसूति सुविधा, निजी जीवन, सार्वजनिक जीवन, परंपरागत घरेलू भूमिका, सार्वजनिक में इसमें कामकाजी महिला, पहले इसका निजी जीवन, परंपरागत घरेलू भूमिका, संस्थागत प्रसव का निम्न दर, मातृत्व मृत्यु दर अधिक, मातृत्व अवकाश अधिनियम 1961, 2016 में संशोधन, सरकारी व निजी प्रतिष्ठानों में गर्भावस्था के दौरान 26 सप्ताह का सवेतन अवकाश। इस सार्वजनिक जीवन में कामकाजी महिला, दोहरा बोझ, गर्भावस्था के दौरान आजीविका का संकट, सौदेबाजी क्षमता कम। सरकारी व निजी प्रतिष्ठानों में गर्भावस्था के दौरान 26 सप्ताह का सवेतन अवकाश, प्रसव पूर्व अधिकतम 8 सप्ताह, प्रसव बाद शेष अवधि के लिए। ऐसा प्रावधान केवल 2 बच्चों तक सीमित है। 2 से अधिक बच्चों की स्थिति में 12 सप्ताह का अवकाश है। गोद लेने वाली माँ को बच्चे को गोद लेने की तिथि से अगले 12 सप्ताह तक का अवकाश है। 50 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठान में क्रेच सुविधा प्रदान करना, जहाँ कामकाजी महिला दिन में 4 बार अपने बच्चे से मिल सकती है। अनुच्छेद 43, राज्य कामगारों के लिए जीवन निर्वाह, मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर, सामाजिक सांस्कृतिक अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। राज्य गांवों में कुटीर उद्योगों को व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर बढ़ाने का कार्य करेगा। अनुच्छेद 43A, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, राज्य उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी को सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 43B, 97वां संविधान संशोधन 2011, राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक निर्माण और उनके स्वायत्त कार्यकरण, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करेगी। अनुच्छेद 44, राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। समान नागरिक संहिता विधियों का समुच्चय, मानवीय आचरण को निर्देशित करने वाले बाध्यकारी नियम, राज्य द्वारा विधि,
आपराधिक विधि दीवानी कानून या नागरिक कानून। तो आपराधिक विधि में किसी व्यक्ति के शरीर व संपत्ति को क्षति पहुंचाने वाले कृत्यों को प्रतिबंधित करने वाली विधि। दीवानी विधि में सार्वजनिक जीवन के आचरण का निर्धारण, पारस्परिक संबंधों का विनियमन, सार्वजनिक जीवन में संबंध, समान कानून, और व्यक्तिगत जीवन के संबंध में व्यक्तिगत संबंध पति पत्नी भाई बहन व्यक्तिगत कानूनों द्वारा निर्धारण, जो प्रायः धार्मिक नियमों पर आधारित। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य विभिन्न धार्मिक समुदायों में प्रचलित व्यक्तिगत कानूनों को तार्किक, लोकतांत्रिक तथा आधुनिक जीवन मूल्यों पर आधारित बनाना। विवाह, तलाक, उत्तराधिकार। यूसीसी की दिशा में प्रयास। हिंदू विधि समिति 1941, इसी आधार पर हिंदू कोड बिल 1950 से 56, हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू विशेष विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, इसके माध्यम से तलाक का प्रावधान, महिलाओं को भरण पोषण का अधिकार, अंतर्जातीय और अंतर्धार्मिक विवाह को मान्यता, पैतृक संपत्ति में महिलाओं की हिस्सेदारी। शबानोवाद 1985, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जीपीसी की धारा 125 के तहत मुस्लिम महिला को भी भरण पोषण का अधिकार दिया गया, लेकिन 1986 में केंद्र सरकार द्वारा मुस्लिम महिला। सरला मुद्गलवाद 1995, सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी की धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 25 व 26 के उल्लंघन के रूप में नहीं माना। न्यायालय के अनुसार यूसीसी का विषय सामाजिक सुधारों से संबंधित है, यह लैंगिक न्याय के लिए आवश्यक है। केंद्र सरकार को यूसीसी लागू करने का निर्देश। शायरा बानोवाद, यूसीसी की जरूरत पर न्यायालय ने बल दिया। 2018 में विधि आयोग ने यह निष्कर्ष दिया कि वर्तमान परिस्थितियों में यूसीसी न तो आवश्यक है और न ही व्यावहारिक है। 2019 में एससी ने गोवा में लागू यूसीसी को उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में माना। इसे संपूर्ण भारत में लागू करने की आवश्यकता है। समान नागरिक संहिता को लागू करने की आवश्यकता। एक पंथ निरपेक्ष देश में पंथ निरपेक्ष कानून होने चाहिए, तो यूसीसी लागू होने से विधि की समझ समानता की धारणा प्रभावी होगी और धर्म के दुरुपयोग पर रोक लग सकेगी। यूसीसी लागू करने से आस्था पर आधारित पितृसत्तात्मक व्यवस्था कमजोर होगी, जिससे लैंगिक समानता और न्याय की धारणा प्रभावी हो पाएगी। यह राष्ट्रीय एकीकरण के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि इसके लागू होने से धर्म आधारित राजनीति या वोट बैंक की राजनीति पर रोक लगेगी। यूसीसी को लेकर अस्पष्टता के कारण सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और पूर्वाग्रह की स्थिति बनी हुई है, अतः यूसीसी लागू होने से सामाजिक सौहार्द को पुनः प्रभावी बनाया जा सकता है। समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन में बाधाएं। भारतीय समाज धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र आदि आधारों पर विविधतापूर्ण है, जहाँ यूसीसी के संबंध में आम सहमति स्थापित कर पाना अत्यंत चुनौतीपूर्ण है। यही कारण है कि विधि आयोग ने भी वर्तमान परिस्थितियों में इसे न तो आवश्यक माना और न ही व्यावहारिक। यह आस्था से जुड़ा विषय है, अतः यूसीसी को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के विरुद्ध देखा जाता है। विशेषकर अल्पसंख्यक इसे अस्तित्व व पहचान संकट के रूप में देखते हैं। यह धर्म आधारित राजनीति का विषय बन चुका है, जिसने समाज में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को गति दी है, अतः इसे लागू करने के लिए पर्याप्त राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव देखा जाता है। यूसीसी के प्रावधानों के संबंध में कोई स्पष्ट रूपरेखा नहीं है, जिससे भ्रम और असमंजस की स्थिति बनी हुई है, इसलिए इसके वास्तविक उद्देश्य के संबंध में जागरूकता व स्वीकार्यता का अभाव है। यह समवर्ती सूची का विषय है, अतः इसे लागू करने के लिए केंद्र व राज्य सरकारों के मध्य भी बेहतर समन्वय आवश्यक है। यूसीसी के संबंध में एक स्पष्ट प्रारूप निर्मित कर स्वस्थ परिचर्चा को बढ़ावा देने की जरूरत है, जिससे इसके प्रावधानों के संबंध में स्पष्टता आए और आम सहमत निर्मित करना आसान हो सके। साथ ही इसकी आवश्यकता के संबंध में भी पर्याप्त जागरूकता के प्रचार प्रसार की जरूरत है। यूसीसी को प्रारंभ में स्वैच्छिक रूप से लागू किया जा सकता है और क्रमिक रूप से इसे पूरे समाज पर लागू करने का प्रयास किया जा सकता है। साथ ही
धर्म विशिष्ट सुधारों को बढ़ावा देने की जरूरत है। यह स्पष्टता भी आवश्यक है कि यूसीसी का उद्देश्य धार्मिक मानदंडों, रीति रिवाजों या संस्कारों को हस्तक्षेप नहीं, बल्कि निजी जीवन में अधिकारों को पुनर्परिभाषित करने के लिए यह आवश्यक है। अनुच्छेद 45 है, राज्य सभी बालकों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा देने के लिए उपबंध का प्रयास करेगा। तार्किकता, वर्तमान में भारत जनसांख्यिकीय लाभांश के दौर में है, लेकिन यह कौशल युक्त मानव संसाधन नहीं है, तो सरकार की प्राथमिकता मानव संसाधन विकास दृष्टिकोण विकल्प वयस्कों का कौशल विकास, उच्च निवेश और संरचना शिक्षक, न्यूनतम प्रतिफल व्यवहारगत परिवर्तन कम, पूर्व बाल्यकाल अवस्था कौशल विकास, न्यूनतम निवेश अधिकतम प्रतिफल। ऐसा क्यों? कौशल से कौशल का विकास होता है। चूँकि माँ के गर्भ में भ्रूण ही भारत का भविष्य है, इसलिए गर्भवती माँ का स्वास्थ्य व पोषण बच्चे की शारीरिक व मानसिक विकास के लिए आवश्यक है। पूर्व बाल्यकाल अवस्था में शारीरिक तथा मानसिक विकास को निर्धारित करने वाली परिस्थितियाँ होती हैं। परिवार, पोषक तत्व, स्वच्छ परिवेश, इसलिए सरकार का प्रयास। महिला और बाल विकास मंत्रालय, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, एकीकृत बाल विकास योजना, मिशन इंद्रधनुष, आंगनवाड़ी, क्रेच, आशा। अनुच्छेद 46, राज्य द्वारा अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों में अभिवृद्धि करने का प्रावधान किया जाएगा। साथ ही सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण में उनकी सुरक्षा का प्रावधान किया जाएगा। सरकार के प्रयास। आरक्षण नीति, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, यौन हिंसा से संरक्षण अधिनियम, मुद्रा योजना, स्टैंड अप। अनुच्छेद 47, राज्य नागरिकों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य में सुधार को अपना प्राथमिक कर्तव्य मानेगी। साथ ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पदार्थों के उपभोग को प्रतिबंधित करने का प्रयास करेगी। भारत में स्वास्थ्य प्रणाली की चुनौतियाँ, तिहरी बीमारियों का बोझ, संक्रामक बीमारी, गैर संक्रामक बीमारी, दुर्घटना के दौरान चोट। संक्रामक बीमारी में प्रायः विकासशील देशों में स्वच्छता का अभाव, स्वच्छ भारत टीकाकरण। गैर संक्रामक बीमारी में प्रायः विकसित देशों में अधिक जीवन शैली से संबंधित समस्याएं से मधुमेह, हृदय रोग, कैंसर, मोटापा, दुर्घटना के दौरान चोट। इसमें देखिए, अधिक एम्स की स्थापना, जेनरिक ड्रग जन औषधालय, केरल में जंक फूड पर कर, योग को बढ़ावा। भारत में स्वास्थ्य प्रणाली, गांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, निवारक उपाय लेकिन उपचारात्मक उपाय नहीं। बस्ती द्वितीयक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, भारत में कमजोर व्यवस्था, निवारक उपाय। शहर तृतीयक स्वास्थ्य केंद्र, उपचारात्मक आपातकालीन उपाय प्रभावी, निवारक उपाय प्रभावी नहीं। एम्बुलेंस, सरकार द्वारा प्रयास। एम्बुलेंस सेवा, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत वेलनेस सेंटर। उद्देश्य, सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का भी उद्देश्य, सतत विकास लक्ष्य 3, कोई भी पीछे न छूटे। प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक स्तर पर स्वास्थ्य प्रणाली को बेहतर बनाना। प्रिवेंशन केयर, प्रमोशन केयर, एम्बुलेटरी केयर। भारत में स्वास्थ्य सेवा में असमानता। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली आर्थिक रूप में वहनीय है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा का अभाव। निजी स्वास्थ्य प्रणाली में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा, लेकिन समस्या आम लोगों की पहुंच नहीं, अत्यधिक खर्चीला चिकित्सकीय नैतिकता का अभाव। और यहाँ आर्थिक रूप में वहनीय लेकिन गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा का अभाव, जैसे अत्यधिक भीड़, डॉक्टर रोगी अनुपात, अस्वच्छ परिवेश, संवेदनशीलता का अभाव। सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा को सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य प्रणालियों को एकीकृत करने की ज़रूरत है। मादक पदार्थों का बढ़ता उपभोग, गंभीर बीमारियों की संभावना, मानव संसाधन की उत्पादकता में कमी, सड़क दुर्घटनाओं का कारण, संगठित अपराध का स्वरूप, व्यक्तिगत और पारिवारिक विघटन का कारण भी। सरकार द्वारा प्रयास, हानिकारक मादक पदार्थों के उपभोग पर प्रतिबंध। एनसीबी, बिहार में शराबबंदी, जागरूकता अभियान। स्वास्थ्य का अधिकार क्या मूल अधिकार होना चाहिए?
स्वास्थ्य के अधिकार की संवैधानिक स्थिति। नीति निर्देशक तत्वों में राज्य के प्राथमिक कर्तव्य के रूप में अनुच्छेद 39 ई कामगारों के स्वास्थ्य के संरक्षण। अनुच्छेद 42 काम की दशाओं को की न्याय संगत तथा मानवोचित बनाना तथा प्रसूति सुविधा। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्वस्थर पर जीवन स्तर को ऊंचा उठाना तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार। 11वीं और 12वीं अनुसूची के तहत पंचायतों व नगर पालिकाओं को सार्वजनिक स्वास्थ्य को मजबूत करने की जिम्मेदारी। न्यायिक निर्णय। बंधुआ मुक्ति मोर्चावाद में स्वास्थ्य के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अधीन गरिमा में जीवन का भाग माना गया। पंजाब राज्य बना मोहिंदर सिंह चावलावाद में स्वास्थ्य के अधिकार को जीवन के अधिकार का भाग मानते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराना राज्य के संवैधानिक दायित्व के रूप में दिया गया। अनुच्छेद 48 राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक स्तर पर संगठित करने का प्रयास करेगा। गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू व भारवाही पशुओं की नस्लों के परिरक्षण, सुधार के लिए तथा उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। आज़ादी के समय कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी। चुनौती क्या थी? विश्व में गरीबी का अर्थशास्त्र समझना है तो कृषि का अर्थशास्त्र समझना चाहिए। भारत में भी औपनिवेशिक नीतियों के कारण कृषि में पिछड़ापन। सरकार द्वारा प्रयास। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक बल कृषि पर। भूमि सुधार, सहकारी कृषि को बढ़ावा, कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना। लेकिन 1965 से 67 में अकाल के वर्ष, गंभीर खाद्यान्न संकट। हरित क्रांति की शुरुआत, उन्नत किस्म के बीज, वैज्ञानिक प्रविधियों को बढ़ावा, कीटनाशक का प्रयोग, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, सिंचाई के साधनों का विकास। भारत खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भर। श्वेत क्रांति, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि। वर्तमान में मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सूक्ष्म सिंचाई योजना, फसल बीमा योजना, नस्ल सुधार केंद्र। पशुओं के वध पर निषेध, पक्ष में तर्क। पशु कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अभिन्न अंग हैं। कृषि क्षेत्र के विभिन्न गतिविधियों में इनकी उपयोगिता है। साथ ही उर्वरक, ईंधन तथा औषधीय उपयोग के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन को कृषि के अतिरिक्त आय के वैधानिक स्रोत के रूप में देखा जाता है। वर्तमान में भी भारतीय अर्थव्यवस्था में डेयरी उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह मानवीय स्वास्थ्य की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, विशेषकर शाकाहारी व्यक्तियों के लिए। गोवध पर प्रतिबंध धार्मिक आस्था से भी जुड़ा विषय है, क्योंकि हिंदू समाज की धार्मिक संवेदनाएं इससे जुड़ी हैं। अतः सामाजिक सौहार्द बनाए रखने एवं कानून और व्यवस्था की बहाली के लिए भी गोवध पर प्रतिबंध तार्किक है। मोहम्मद हनीफ कुरैशीवाद में न्यायालय ने पशुओं के वध पर प्रतिबंध को व्यापार की स्वतंत्रता या धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा। न्यायालय के अनुसार जब तक पशु प्रजनन योग्य, दुधारू या भारवाही है तो तब तक इनके वध पर पूर्ण प्रतिबंध तार्किक और उचित है। लेकिन जब पशु प्रजनन योग्य, दुधारू या भारवाही न हो तो ऐसे पशुओं के वध पर पूर्ण प्रतिबंध आरोपित करना उचित नहीं है। जबकि वही गुजरात राज्य बना मिर्जापुर मोती कुरैशीवाद में न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि पशु दुधारू या भारवाही नहीं है तो भी वह उर्वरक, ईंधन या चिकित्सकीय महत्व की दृष्टि से उपयोगी हो सकता है। अतः ऐसे पशुओं के वध पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। विपक्ष में तर्क। पशुओं के वध पर पूर्ण प्रतिबंध से गैर उत्पादक पशुओं की संख्या में वृद्धि हो सकती है, जिससे व्यावहारिक समस्याएं आती हैं। कृषि फसलों को नष्ट करना, सड़क दुर्घटना का कारण बनाना, राज्य पर बोझ बनना। पशुओं के मांस के व्यापार से जुड़े समूह इस पर प्रतिबंध को अपनी कारोबार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के विरुद्ध मानते हैं। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति में परिवर्तन आ चुका है। अब यह परंपरागत कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था नहीं है, अतः कृषि क्षेत्र में पशुओं के महत्व में भी कमी आ रही है। वर्तमान में निजता के अधिकार के तहत व्यक्तिगत चयन की स्वतंत्रता पर अधिक बल दिया जा रहा है। ऐसे में पशुओं के वध पर प्रतिबंध आरोपित करना नागरिकों की अपने पसंद के खान पान का उल्लंघन होगा।
यह तर्क भी दिया जाता है कि अनेक धार्मिक समूहों द्वारा धार्मिक उद्देश्यों से पशुओं का वध किया जाता है, अतः ऐसे प्रतिबंध उनकी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। भारत में अखिल भारतीय स्तर पर गोवध या अन्य पशुओं के वध को प्रतिबंधित नहीं किया गया है, बल्कि ऐसे प्रतिबंध क्षेत्रीय आधार पर देखे जाते हैं, जो न केवल धार्मिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए आरोपित किए गए हैं, बल्कि पशुओं की उपयोगिता को ध्यान में रखकर भी किए गए हैं। अनुच्छेद 48A 42वां संविधान संशोधन एक्ट के द्वारा इसको जोड़ा गया। राज्य द्वारा पर्यावरण का संरक्षण और उनमें सुधार करने तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास किया जाएगा। 20वीं सदी में पर्यावरणीय संकट 1972 में रोम क्लब रिपोर्ट द लिमिट्स ऑन द ग्रोथ शीर्षक से प्रकाशित, जिसमें पर्यावरणीय संरक्षण के लिए आर्थिक समृद्धि पर रोक लगाने की अनुशंसा। 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास की आवश्यकता। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों द्वारा संवैधानिक व वैधानिक प्रावधान। भारत में 1972 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1973 प्रोजेक्ट टाइगर, 1974 जल प्रदूषण अधिनियम, 1976 42वां संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 48A। MC मेहतावाद में न्यायालय ने पर्यावरण के मूल तत्वों वायु, जल आदि को स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक माना। या न्यायालय ने इस वाद में स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत गरिमामय जीवन के लिए आधारभूत माना। साथ ही न्यायालय ने स्वच्छ वायु के अधिकार को स्वास्थ्य के अधिकार का भाग माना। इसी वाद में न्यायालय ने पटाखों के पैकेट पर रासायनिक तत्वों की जानकारी के उल्लेख का निर्देश भी दिया। वहीं हाल ही में दिवाली के अवसर पर दिल्ली में पटाखों की खरीद बिक्री पर न्यायालय द्वारा प्रतिबंध भी लगाए गए। हालांकि इसका विरोध कारोबार की स्वतंत्रता, चयन की स्वतंत्रता या धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के उल्लंघन के रूप में किया जाता है। लेकिन इन सभी मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध आरोपित किए जा सकते हैं और अनुच्छेद 47 के तहत ऐसा करना राज्य की जिम्मेदारी भी है। 49 संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक स्मारक, स्थान या वस्तु का संरक्षण करना राज्य का दायित्व होगा। अनुच्छेद 50 राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। अनुच्छेद 51 भारतीय विदेश नीति का आधार राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करेगा। राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संघर्ष बनाएगा। एक दूसरे के व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि के प्रति आदर बढ़ाना। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का मध्यस्थता द्वारा समाधान का प्रयास। नीति निदेशक तत्वों का महत्व। नीति निदेशक तत्व भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य के आधार हैं। ये राज्य के मार्गदर्शक सिद्धांत हैं और सकारात्मक दायित्व हैं। DPSP सामाजिक आर्थिक रूपांतरण के सर्वाधिक महत्वपूर्ण माध्यम है। इनके माध्यम से सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना कर एक न्यायपूर्ण समाज निर्मित किया जा सकता है। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर इसे आर्थिक लोकतंत्र लाने का माध्यम के रूप में देखते हैं। DPSP समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के प्रभावी माध्यम है। इसमें भारत के भविष्य के सामाजिक आर्थिक ढांचे की कल्पना की गई है, जो गांधी जी के सर्वोदयी धारणा पर आधारित है। यह सरकार के कार्यों के मूल्यांकन का आधार भी प्रस्तुत करती है, जिससे उसे जवाबदेह बनाया जा सकता है। निदेशक तत्वों की आलोचना। DPSP अवाद योग्य या गैर प्रवर्तनीय अधिकार होते हैं, इसलिए आइवर जेनिंग्स इसे पुष्प आकांक्षाओं की पूर्ण आकांक्षाओं के रूप में देखते हैं, जबकि कृष्णाचारी इसे भावनाओं का कूड़ादान कहते हैं। प्रवर्तनीय न होने के कारण इनकी संवैधानिक महत्व पर प्रश्न उठता है। दूसरी ओर अधिकांश निदेशक तत्वों की प्रकृति आत्मनिष्ठ होती है, जिसके कारण प्रायः असमंजस की स्थिति देखी जाती है। DPSP को गैर प्रवर्तनीय क्यों बनाया गया?
डीपीएसपी की प्रकृति सामाजिक आर्थिक है, जिन्हें लागू करना राज्य की क्षमता व संसाधन पर निर्भर करता है। क्योंकि आज़ादी के बाद राज्य की वित्तीय क्षमता कमजोर थी, अतः इन्हें राज्य की इच्छा पर आधारित मान लिया गया। अनेक डीपीएसपी पर समाज में आम सहमति का अभाव था, अतः जब तक सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां अनुकूल न होती तब तक इन्हें बाध्यकारी रूप में लागू नहीं किया जा सकता था। यदि निदेशक तत्वों को वाद योग्य बनाया जाता तो सरकार के विरुद्ध न्यायालय में याचिकाओं की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होती और इन्हें न लागू कर पाने की स्थिति में सरकार की विश्वसनीयता कमजोर होती। निदेशक तत्वों की व्यवहारिकता। अनेक वैधानिक प्रावधानों के माध्यम से जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, भूमि सुधार कानून, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम, अनेक नीतिगत पहलों और योजनाओं के माध्यम से प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, उज्ज्वला, संवैधानिक संशोधन द्वारा मूल अधिकारों का दर्जा, अनुच्छेद 21(a) के तहत शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार माना गया। अनेक संस्थानों व आयोगों के माध्यम से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, ट्राइफेड, राष्ट्रीय हस्तकरघा बोर्ड, न्यायिक निर्णयों द्वारा अनेक निदेशक तत्वों को मूल अधिकार का दर्जा, उन्नीकृष्णवाद, शिक्षा का अधिकार, एमसी मेहतावाद, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, मूल अधिकार बनाम निदेशक तत्व, विवाद क्यों, मूल अधिकार प्रवर्तनीय है और निदेशक तत्व गैर प्रवर्तनीय है। प्राथमिकता का संघर्ष। प्रथम चरण 1950 से 67 में मद्रास प्रांत द्वारा अनुच्छेद 46 के अनुसरण में शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण के लिए सरकारी आदेश जारी। इस आदेश के विरुद्ध न्यायालय में याचिका, चंपकम दोरई राजनवाद। न्यायालय का निर्णय, किसी भी साधारण विधि द्वारा मूल अधिकारों को सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन संविधान संशोधन द्वारा ऐसा किया जा सकता है। न्यायालय के मत में निदेशक तत्व मूल अधिकारों से द्वितीयक होते हैं। इस निर्णय के बाद प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से मूल अधिकारों के अध्याय में नए उपबंध शामिल किए गए, जैसे अनुच्छेद 15 का ए, 15 का 4, अनुच्छेद 31A और 31B। इस संविधान संशोधन को शंकरी प्रसादवाद में चुनौती दी गई, जहां याचिकाकर्ता का यह पक्ष था कि अनुच्छेद 368 में वर्णित संविधान संशोधन की शक्ति अनुच्छेद 13 के तहत विधि की परिभाषा में शामिल है। इसलिए संविधान संशोधन द्वारा भी एफआर की फंडामेंटल राइट को सीमित नहीं किया जा सकता। हालांकि न्यायालय ने पहले ही प्रथम संविधान संशोधन को गैर माना। न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की शक्ति नहीं बल्कि प्रक्रिया का उल्लेख है, जो अनुच्छेद 13 के तहत विधि की परिभाषा में शामिल नहीं है, अतः मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है तथा डीपीएसपी की स्थिति मूल अधिकार के अधीन होती है। इसी क्रम में केरल एजुकेशन बिल मामले में न्यायालय ने मूल अधिकारों तथा डीपीएसपी के मध्य सामंजस्यपूर्ण संबंधों पर बल दिया। न्यायालय के अनुसार इन दोनों में कोई अंतर्निहित विरोध नहीं है। इस पृष्ठभूमि में 17वें संविधान संशोधन द्वारा पंजाब भूमि सुधार कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया, जिसे न्यायालय में सज्जन सिंह वाद में चुनौती दी गई। हालांकि न्यायालय ने इस वाद में भी मूल अधिकारों को निदेशक तत्वों पर प्राथमिक माना। दूसरा चरण 1967 से 78 सज्जन सिंह वाद के निर्णय को पुनः बड़ी संवैधानिक पीठ के सम्मुख चुनौती दी गई। गोलकनाथ वाद में अपने पुराने निर्णय को बदलते हुए ये कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधि और साधारण कानून की प्रकृति एक जैसी होती है, अतः अनुच्छेद 13 का 2 के तहत विधि की परिभाषा में संविधान संशोधन भी शामिल है, अतः संविधान संशोधन द्वारा भी मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। न्यायालय के मत में मूल अधिकार पवित्र अधिकार हैं, अतः अनुल्लंघनीय है। हालांकि न्यायालय का ये निर्णय
भविष्य लक्ष्य निर्णय के रूप में था। दूसरे शब्दों में यह निर्णय भविष्य में कम होने संविधान संशोधन पर लागू होगा, न कि अतीत में हुए संशोधनों पर। लेकिन इस निर्णय के विरोध में संसद द्वारा 24वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 13(4) के तहत ये प्रावधान किया गया कि संसद मूल अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। वहीं 25वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 31C के तहत ये अनुच्छेद 14 व 19 के मूल अधिकारों पर DPSP अनुच्छेद 39B व C में उल्लिखित DPSP को प्राथमिकता दी गई। इससे न केवल मूल अधिकार व निर्देशक तत्व के संबंधों में द्वंद्व आया, बल्कि इसने न्यायिक सर्वोच्चता बनाम संसदीय सर्वोच्चता के संघर्ष को भी बढ़ावा दिया। इसी दौरान 29वें संविधान संशोधन के तहत केरल भूमि सुधार कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया और केशवानंद भारतीवाद में इसे चुनौती दी गई। न्यायालय ने इस वाद में निर्णय दिया कि संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भाग में संविधान संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान संशोधन के क्रम में संविधान के आधारभूत ढांचे को नष्ट नहीं किया जा सकता है। केशवानंद भारतीवाद के बाद संसद द्वारा 42वें संविधान संशोधन के तहत पुनः संसदीय सर्वोच्चता को स्थापित करने का प्रयास किया गया। इस संविधान संशोधन के तहत ये प्रावधान किया गया कि अब संवैधानिक संशोधनों को न्यायालय में किसी भी आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। साथ ही अनुच्छेद 14 व 19 के मूल अधिकारों पर सभी DPSP को प्राथमिकता दी गई। तीसरा चरण। इसी पृष्ठभूमि में मिनर्वा मिल्स वाद में न्यायालय ने 42वें संविधान संशोधन के उपरोक्त प्रावधानों को अवैध घोषित कर दिया। न्यायालय के अनुसार मूल अधिकार और DPSP के मध्य पूरक तथा सामंजस्यपूर्ण संबंध संविधान का आधारभूत ढांचा है। आधारभूत ढांचे की अवधारणा। सर्वप्रथम केशवानंद भारतीवाद में आधारभूत ढांचे की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया, लेकिन संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं है और न ही न्यायालय द्वारा इसे वस्तुनिष्ठ रूप में परिभाषित किया गया, बल्कि न्यायालय द्वारा अलग अलग मामलों में इस धारणा को क्रमिक रूप में प्रस्तुत किया गया। केशवानंद भारतीवाद। संविधान की सर्वोच्चता, लोकतांत्रिक गणराज्य, शक्ति पृथक्करण। PV नरसिम्हा राववाद, संसदीय लोकतंत्र। SR ब्रह्मईवाद, प्रस्तावना पंथ निरपेक्षता संघवाद। कियोतो होलोहानवाद, विधि का शासन। IR कोएल्होवाद, न्यायिक समीक्षा। आधारभूत ढांचे की धारणा का महत्व। यह संविधानवाद की धारणा को मजबूत आधार देती है और संवैधानिक सर्वोच्चता को स्थापित करती है। यह लोकतंत्र को बहुमत की निरंकुशता बनने से रोकती है, क्योंकि इससे शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अधिक प्रभावी हुआ है और प्रभावी अवरोध व संतुलन की स्थिति निर्मित हुई है। यह संसद द्वारा संविधान में संशोधन के माध्यम से नया संविधान बनाने की किसी भी संभावना पर रोक लगाती है। यह संविधान को स्पष्टता भी देती है, जिससे संविधान के आधारभूत मूल्यों और आदर्शों को संरक्षित किया जाना संभव हुआ है। आधारभूत ढांचे की धारणा की आलोचना। संविधान में उल्लिखित न होने के कारण इसकी वैधानिकता पर प्रश्न उपस्थित होते हैं। इसे संसद की विधायी कार्यों में न्यायिक हस्तक्षेप के रूप में देखा जाता है, जो न्यायिक सरकार की धारणा को प्रभावी बनाता है। वस्तुनिष्ठ रूप में परिभाषित न होने के कारण यह न्यायिक स्वेच्छाचारिता या निरंकुशता की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। प्रायः भिन्न भिन्न न्यायाधीशों के मत भी इस विषय पर समान नहीं देखे जाते हैं। यह धारणा जनता व जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा भी करती है, क्योंकि संविधान में संशोधन की शक्ति संसद के पास है। अतः संसद और सरकार प्रायः यह आरोप लगाते हैं कि न्यायालय इस धारणा के माध्यम से उनके
सामाजिक न्याय संबंधी कार्यों में बाधा उत्पन्न करते हैं। संविधान के अंतिम व्याख्याकर्ता के रूप में न्यायालय द्वारा प्रतिपादित यह धारणा महत्वपूर्ण न्यायिक नवाचार है जो संवैधानिक ढांचे और लोकतांत्रिक मूल्यों को संरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे अधिक स्पष्टता और वैधानिकता देने की आवश्यकता है जिससे यह शासन के विभिन्न वर्गों में संघर्ष का कारण न बन सके। प्रश्न: आधारभूत ढांचे की अवधारणा किस प्रकार महत्वपूर्ण न्यायिक नवाचार के रूप में है, साथ ही इससे संबंधित विवादों पर चर्चा करें। मूल कर्तव्यों का महत्व। महात्मा गांधी के अनुसार अधिकारों का वास्तविक स्रोत कर्तव्य है और यदि हम कर्तव्यों का पालन करते हैं तो अधिकार भी हमारे पास बने रहेंगे, लेकिन यदि अपने कर्तव्यों का पालन किए बिना अधिकारों के पीछे जाते हैं तो वे हमसे दूर होते जाएंगे। अतः स्पष्ट है कि अधिकार और कर्तव्य परस्पर पूरक हैं, क्योंकि मूल कर्तव्य एक सभ्य और अनुशासित समाज का आधार रखते हैं जहां केवल अपने अधिकारों के प्रति आग्रह नहीं होता बल्कि अपने कर्तव्यों के प्रति भी संवेदनशीलता होती है। मूल कर्तव्यों के पालन से ऐसे नागरिक सद्गुणों का विकास होता है जो सक्रिय नागरिक की धारणा को प्रभावी बनाता है। यह ऐसे नागरिक चेतना का विकास करता है जहां राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में नागरिक केवल मूक दर्शक नहीं बल्कि सक्रिय भागीदारी प्रदर्शित करता है। मूल कर्तव्यों के अनुपालन से ही अधिकारों का भी प्रभावी संरक्षण हो पाता है। इससे नागरिक अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति चेतना युक्त हो पाता है जो लोकतांत्रिक संतुलन के लिए आवश्यक है। हाथीगुम्फावाद में न्यायालय ने भी यह मत दिया, यदि कोई नागरिक अपने मूल अधिकारों के संरक्षण की मांग करता है तो यह आवश्यक है कि वह अपने मूल अधिकारों का निर्वहन भी किया हो। मूल कर्तव्य राष्ट्रीय और सामाजिक एकीकरण के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि इनके द्वारा सह-अस्तित्व की भावना को प्रभावी बनाया जाता है। मूल संविधान में कर्तव्यों का उल्लेख क्यों नहीं? कर्तव्य नागरिकों की आत्मचेतना से संबंधित विषय हैं, इन्हें वैधानिक रूप देना उचित नहीं समझा गया। अधिकांश उदारवादी लोकतांत्रिक देशों में कर्तव्यों का प्रावधान नहीं किया गया। भारतीय परंपरा में सदैव नैतिक कर्तव्यों के अनुसरण पर बल दिया गया है। ऐसे में संविधान में पृथक रूप में उल्लेख करना आवश्यक नहीं था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा इन्हें क्यों शामिल? स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मूल कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया, क्योंकि तत्कालीन समय में राष्ट्र की एकता और अखंडता के सामने गंभीर चुनौतियां विद्यमान थीं। देश में सामाजिक सौहार्द भी खतरे में था। ऐसे में यह आवश्यक हो गया था कि नागरिकों में अधिकार बोध के साथ साथ कर्तव्य बोध भी हो। वस्तुतः नागरिकों के द्वारा जहां अपने अधिकारों की प्रभावी मांग की जा रही थी, वहीं उनमें कर्तव्यों के प्रति उदासीनता का भाव देखा जा रहा था, जिसके कारण देश में विघटनकारी शक्तियां प्रभावी हो रही थीं। कानूनों के उल्लंघन की प्रवृत्तियां बढ़ रही थीं। राष्ट्रीय चेतना के स्थान पर धार्मिक व जातीय चेतना प्रभावी हो रही थी। साथ ही नागरिक आंदोलन के दौरान हिंसक गतिविधियां और सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने की गतिविधियां भी देखी जा रही थी। मूल कर्तव्यों की आलोचना क्यों? मूल कर्तव्य केवल नैतिक संहिता के रूप में है, क्योंकि इनकी प्रकृति गैर परिवर्तनीय है, अतः इनके अनुपालन के प्रति गंभीरता का अभाव देखा जाता है। जबकि स्वर्ण सिंह समिति ने मूल कर्तव्यों की गैर अनुपालन की स्थिति में लघु प्रकृति के दंड या जुर्माना की सिफारिश की थी। मूल कर्तव्यों के प्रति पर्याप्त जागरूकता व चेतना का अभाव है। साथ ही इनकी प्रकृति आत्मनिष्ठ होने के कारण इनमें अस्पष्टता का भी अभाव है। वर्तमान समय में वंचित वर्गों के विरुद्ध बढ़ती हिंसा, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिक पूर्वाग्रह जैसी प्रवृत्तियों ने मूल कर्तव्यों की प्रासंगिकता पर ही प्रश्न उपस्थित किया है। मूल कर्तव्यों में अनेक ऐसे महत्वपूर्ण कर्तव्य शामिल नहीं हैं जो वर्तमान परिस्थितियों में अत्यंत प्रासंगिक हैं, जैसे मत देना, कर का भुगतान, अन्याय का विरोध, स्वच्छता आदि। मूल कर्तव्यों की प्रासंगिकता या प्रभावशीलता। मूल कर्तव्य गैर परिवर्तनीय होने के बावजूद ऐसे सकारात्मक मनोवैज्ञानिक चेतना को जागृत करने में अपनी भूमिका निभाते हैं जो नागरिकों को अनुशासित आचरण करने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही जस्टिस वर्मा समिति के अनुसार अनेक ऐसे वैधानिक प्रावधान विद्यमान हैं जो फंडामेंटल ड्यूटीज को प्रभावी बना सकते हैं, जैसे राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, गैर वैधानिक गतिविधि निवारण अधिनियम 1967, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972।
अतः वर्मा समिति के अनुसार इस वैधानिक प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता है। साथ ही देश में मूल कर्तव्यों की शिक्षा व प्रचार प्रसार पर विशेष बल देना चाहिए। इसके अतिरिक्त वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक फंडामेंटल ड्यूटीज़ को संविधान में शामिल करना चाहिए। शासन प्रणाली। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रवर्तक मॉन्टेस्क्यू को माना जाता है, जिसके अनुसार शासन प्रणाली में तीनों अंगों के मध्य पृथक्करण होना चाहिए। शक्ति पृथक्करण का यह सिद्धांत आधुनिक लोकतांत्रिक शासन की केंद्रीय विशेषता के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इस धारणा के तहत सत्ता के केंद्रीकरण को प्रतिबंधित कर शासन की स्वेच्छाचारिता पर प्रभावी रोक लगाई जा सकती है। जैसा कहा भी जाता है, सत्ता भ्रष्ट करती है और पूर्ण सत्ता पूर्णतः भ्रष्ट करती है। अतः यह धारणा सत्ता के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है। शक्ति पृथक्करण की अवधारणा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए मूलभूत है। इसके माध्यम से शासन के तीनों अंगों में पृथक्करण प्रशासनिक कुशलता में वृद्धि का कारण बनता है। यह संवैधानिक सरकार की धारणा को प्रभावी बनाता है, जिससे विधि के शासन की धारणा स्थापित हो पाती है। शक्ति पृथक्करण की अवधारणा के तीन मूल तत्व हैं: तीनों अंगों के कार्यों का पृथक्करण, तीनों अंगों के सदस्यों का पृथक्करण, तीनों अंगों के द्वारा एक दूसरे के कार्यों का अतिक्रमण न होना। भारतीय संविधान में शक्ति पृथक्करण की अवधारणा। भारतीय संविधान में शक्ति पृथक्करण की धारणा कठोरता से लागू नहीं की गई है, बल्कि अवरोध और संतुलन के सिद्धांत पर अधिक बल दिया गया है। वस्तुतः संविधान के अनेक प्रावधानों द्वारा शासन के तीनों अंगों के कार्यों के मध्य स्पष्ट पृथक्करण किया गया है तथा एक दूसरे के कार्यों के अतिक्रमण को प्रतिबंधित किया गया है। जैसे अनुच्छेद 50 न्यायपालिका की कार्यपालिका से पृथक्करण, अनुच्छेद 122 और 222 संसदीय कार्यवाहियों की वैधता को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। संसद में महाभियोग 121 संसद में महाभियोग के सिवाय न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा नहीं हो सकती है। अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपाल को अपनी शक्तियों के प्रयोग को किसी न्यायालय में जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता है। इन प्रावधानों के बावजूद संविधान में तीनों अंगों के मध्य कठोर पृथक्करण के स्थान पर तीनों अंगों के मध्य लोकतांत्रिक संतुलन स्थापित करने पर अधिक बल दिया गया है। इसके तहत शासन के प्रत्येक अंगों को ओवरलैपिंग शक्तियां दी गई हैं, जैसे विधायिका के कार्यपालकीय कार्य, राष्ट्रपति का निर्वाचन, विधायिका के न्यायिक कार्य, महाभियोग, कार्यपालिका के विधायी कार्य, अध्यादेश, प्रत्यायोजित विधायन, कार्यपालिका के न्यायिक कार्य, समाधान की शक्ति, न्यायपालिका के विधायी कार्य, विधियों की व्याख्या, न्यायालय के कार्यपालिकीय कार्य, राष्ट्रपति को सलाह। दूसरी ओर शासन के प्रत्येक अंग दूसरे अंगों की स्वेच्छाचारिता पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करते हैं, जैसे न्यायिक समीक्षा द्वारा विधायिका व कार्यपालिका की स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण, प्रश्नकाल, संसदीय प्रस्ताव, संसदीय समितियों के माध्यम से विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण। विभिन्न शासन प्रणाली। अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली। विशेषता। अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली कठोर शक्ति पृथक्करण पर आधारित होती है। यहाँ तीनों अंगों के मध्य कार्यों और सदस्यों के संदर्भ में स्पष्ट पृथक्करण देखा जाता है। अतः यहाँ कार्यपालिका के सदस्य विधायिका से नहीं लिए जाते हैं। अध्यात्मात्मक शासन में एकल कार्यपालिका का प्रावधान होता है, अर्थात यहाँ राष्ट्रपति ही राज्याध्यक्ष व शासनाध्यक्ष दोनों की भूमिका में होते हैं। अतः वास्तविक शक्तियाँ राष्ट्रपति में ही निहित होती हैं। राष्ट्रपति अपने मंत्रियों के चयन हेतु स्वतंत्र होते हैं और मंत्रिमंडल की सलाह मानना उनके लिए बाध्यकारी नहीं है। कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित होता है। इस संदर्भ में वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के गुण। अस्थायित्व। अध्यक्षात्मक शासन में कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल होता है, जिसके कारण इसमें अनिश्चितता या अस्थिरता का तत्व नहीं देखा जाता है। अतः नीतिगत अस्पष्टता व स्वतंत्रता बनी रहती है। त्वरित निर्णयन। यहाँ राष्ट्रपति में ही वास्तविक शक्तियाँ निहित होती हैं, अतः आपातकाल स्थिति में त्वरित निर्णय ले सकते हैं। दलगत विभाजन प्रभावी नहीं।
यहाँ राष्ट्रपति निर्वाचन के बाद दल के नेता नहीं बल्कि राष्ट्र के नेता के रूप में देखे जाते हैं और दलीय हितों के स्थान पर राष्ट्रीय हितों को अधिक प्राथमिकता दी जाती है। योग्यता का महत्व। यहाँ राष्ट्रपति योग्यता के आधार पर अपने मंत्रियों और सलाहकारों का चयन करने हेतु स्वतंत्र होते हैं, अर्थात संकीर्ण दलीय हित के आधार पर निर्णय नहीं होते हैं। शक्ति पृथक्करण की प्रभावी व्यवस्था। अध्यक्षात्मक शासन में किसी भी अंग के निरंकुश होने की संभावना सीमित होती है तथा अवरोध और संतुलन प्रभावी रूप में देखे जाते हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के दोष। शासन के अंगों के मध्य गतिरोध। कठोर शक्ति पृथक्करण के कारण शासन के तीनों अंगों के मध्य सामंजस्यपूर्ण संबंध का अभाव देखा जाता है, जिससे उनमें गतिरोध व संघर्ष की संभावना बनी रहती है। उत्तरदायित्व की धारणा का अभाव। क्योंकि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, अतः कार्यपालिका के निरंकुश व स्वेच्छाचारी होने की संभावना रहती है। अध्यक्षात्मक शासन में लचीलेपन का गुण नहीं पाया जाता है। यहाँ संविधान संशोधन की प्रक्रिया भी अत्यंत कठोर होती है, अतः परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तन की संभावना कम रहती है। संसदीय शासन प्रणाली। विशेषताएं। संसदीय शासन में शक्तियों का कठोर पृथक्करण नहीं पाया जाता है। यहाँ विधायिका और कार्यपालिका के मध्य सामंजस्यपूर्ण संबंधों पर बल दिया जाता है। संसदीय शासन में कार्यपालिका के सदस्य विधायिका से ही चुने जाते हैं। संसदीय शासन में दोहरी कार्यपालिका का प्रावधान होता है। यहाँ राष्ट्रपति या क्राउन राष्ट्राध्यक्ष के रूप में संवैधानिक प्रमुख होते हैं, जबकि प्रधानमंत्री शासनाध्यक्ष के रूप में वास्तविक कार्यपालिका के रूप में कार्य करते हैं। संसदीय शासन उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर आधारित होता है। यहाँ कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय शासन में कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, बल्कि कार्यपालिका अपने कार्यकाल के लिए विधायिका के विश्वास पर निर्भर रहती है। संसदीय शासन सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर आधारित होती है। यह कहा जाता है कि सभी मंत्री एक साथ तैरते और एक साथ डूबते हैं, अर्थात मंत्रिपरिषद में सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना पाई जाती है। संसदीय शासन में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के निर्माण, विकास और अंत के लिए उत्तरदायी होते हैं, तब पीएम के निधन या त्यागपत्र देने पर पूरी मंत्रिपरिषद का विघटन हो जाता है। संसदीय शासन के गुण। संसदीय शासन में विभिन्न अंगों के मध्य बेहतर सामंजस्य व समन्वय देखा जाता है, जिससे यहाँ गतिरोध व संघर्ष की सीमित संभावनाएं हैं। संसदीय शासन उत्तरदायित्व की धारणा पर आधारित, जिससे कार्यपालिका की निरंकुशता और स्वेच्छाचारिता पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना संभव हो पाता है। यह सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है, अतः निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में व्यक्तिगत विवेक के स्थान पर सामूहिक विवेक पर आधारित निर्णय होते हैं, जिससे त्रुटिहीन और गुणवत्तापूर्ण निर्णय लेना संभव हो जाता है। संसदीय शासन में जनता को राजनीतिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिक अवसर मिलता है। संसदीय व्यवस्था में चर्चा परिचर्चा पर अधिक बल, जो शासन में नागरिकों की सक्रियता और सहभागिता को बढ़ावा देता है। दोष। संसदीय शासन में बहुमत की निरंकुशता स्थापित होने की संभावना रहती है, जिससे सत्ता के दुरुपयोग की संभावना बनी रहती है। संसदीय शासन में दलगत राजनीति अधिक होती है और दलीय तानाशाही का भय भी रहता है। यहाँ योग्यता के स्थान पर प्रायः दलीय निष्ठा को अधिक महत्व दिया जाता है। संसदीय व्यवस्था आपातकालीन परिस्थितियों के लिए उपयुक्त नहीं है। यह त्वरित व उपयुक्त निर्णय लेने में प्रभावी नहीं है, जिससे नीतिगत पंगुता की स्थिति उत्पन्न होती है। संसदीय शासन में अस्थिर सरकारें देखी जाती हैं, जो नीतिगत भ्रम और अस्पष्टता को बढ़ाती हैं। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को क्यों स्वीकार किया गया? भारत ब्रिटिश काल से ही संसदीय शासन प्रणाली से परिचित था और संविधान निर्माता भी ब्रिटिश शासन से अत्यधिक प्रभावित थे। संसदीय शासन में शासन के विभिन्न अंगों के मध्य गतिरोध या संघर्ष के स्थान पर सहयोग व सामंजस्य अधिक प्रभावी होता है, जो भारत जैसे नव स्वतंत्र देश के लिए आवश्यक था। संसदीय शासन दिन प्रतिदिन के उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है, जिससे कार्यपालिका की निरंकुश प्रवृत्तियों पर प्रभावी रोक लगाई जा सकती थी। भारत जैसे विविधतापूर्ण समाज में उत्तरदायी सरकार की धारणा अनिवार्य रूप में
होनी चाहिए। संसदीय शासन में विभिन्न हित समूहों का प्रभावी प्रतिनिधित्व संभव हो पाता है। हाल ही में संसदीय शासन को भारतीय परिस्थितियों में अप्रभावी मानते हुए अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को स्वीकार करने की मांग की गई। आपके अनुसार क्या ऐसी मांग तार्किक है? उत्तर, भारत की विविधतापूर्ण समाज में सामंजस्य व उत्तरदायित्व पर आधारित संसदीय शासन उपयुक्त माना गया है। हाल ही में कांग्रेस सांसद शशि थरूर द्वारा भारत के लिए संसदीय शासन के स्थान पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अधिक उपयुक्त बताया गया। संसदीय शासन की प्रभावशीलता पर प्रश्न क्यों? ब्रिटिश शासन से उधार ली गई संसदीय शासन व्यवस्था भारतीय परिस्थितियों में प्रभावी कार्य नहीं कर रही है। भारतीय संसदीय व्यवस्था में प्रायः नीतिगत पंगुता की स्थिति देखी गई है, जहां त्वरित व उपयुक्त निर्णय लेने में यह प्रभावी नहीं रही है। साथ ही यह निर्णय राष्ट्रीय हितों के स्थान पर चुनावी राजनीति और दलगत हितों से अधिक प्रेरित रहे हैं। इसकी प्रभावशीलता को निरंतर कम करते गए हैं। इसकी तुलना में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अधिक बेहतर व प्रभावी है, क्योंकि अध्यक्षात्मक शासन में स्थिर कार्यकाल के कारण चुनावी राजनीति का प्रभाव कम देखा जाता है। यहाँ नीतियों में अस्पष्टता और निरंतरता देखी जाती है। अध्यक्षात्मक शासन में योग्यता और विशेषज्ञता को अधिक महत्व दिया जाता है, जो वर्तमान प्रतिस्पर्धी विश्व में भारत को विकसित देशों की श्रेणी में ले जाने के लिए आवश्यक है। अध्यक्षात्मक शासन आपातकालीन परिस्थितियों में भी त्वरित निर्णय लेने में सक्षम होती है। अध्यक्षात्मक शासन में राष्ट्रपति दल के नेता नहीं बल्कि राष्ट्र के नेता के रूप में चुने जाते हैं, बल्कि इसलिए यह अधिक लोकतांत्रिक व्यवस्था भी है। हालांकि विगत 75 वर्षों में भारतीय संसदीय व्यवस्था अपनी कमियों के बावजूद भारतीय परिस्थितियों में सर्वाधिक अनुकूल और उपयुक्त व्यवस्था के रूप में देखी गई है, क्योंकि इसकी उत्तरदायी सरकार की धारणा भारत की विविधतापूर्ण समाज के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रही है, जिसके कारण सरकारों की निरंकुश प्रवृत्तियों पर प्रभावी रोक लगाई जा सकी है। संसदीय व्यवस्था ने न केवल नागरिकों को लोकतांत्रिक व्यवस्था से प्रभावी रूप से जोड़ा, बल्कि विमर्शकारी और सहभागी लोकतंत्र की धारा को प्रभावी भी बनाया है। इससे न केवल राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना हुई, बल्कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को भी प्रभावी रूप में स्थापित किया गया है। भारत में संसदीय व्यवस्था संविधान का आधारभूत ढांचा है, इसलिए इसे नष्ट नहीं किया जा सकता है। अतः अध्यक्षात्मक शासन को अपनाने की बजाय संसदीय शासन में ही सुधार की जरूरत है।